नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या, और वो भी पुलिस कस्टडी में, और वो भी तब जब उसको मेडिकल चेकअप के लिए इलाहाबाद के प्रयागराज के केल्विन अस्पताल ले जाया गया। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से, इतने खतरनाक अंदाज में इन दोनों की हत्या हो सकती है। बहुत सारे पुलिस अफसर हैं, मैं उनकी रिएक्शन देख रहा हूं। वो भी कह रहे हैं कि यह इस तरह से हुआ कि मुझको भी ये अविश्वसनीय लगा, और ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। अब क्या हुआ है, इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में उबाल है। बहुत बुरी तरह से उबाल है। क्या समाजवादी पार्टी, क्या मायावती, क्या कांग्रेस, क्या ओवैसी, ये सारे लोग अलग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं, और ये बयान उनके ऐसे हैं जो उनको राजनीतिक तौर पर सूट करते हैं। उनको कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक लाभ मिलता है। इसको बताने की जरूरत नहीं है कि अखिलेश यादव को किसका वोट मिलता है, मायावती को किसका वोट मिलता है, कांग्रेस को किसका वोट मिलता है, ओवैसी को किसका वोट मिलता है। ये सब अपने अपने चुनावी फायदे और उसके नफे नुकसान के आधार पर चीजों को देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कानून व्यवस्था के हिसाब से योगी का बहुत नाम है। वो बदमाशी को बर्दाश्त नहीं करते। किसी तरह का जो किसी तरह की लॉलेसनेस है, उसको पसंद नहीं करते। तो जब असद का एनकाउंटर हुआ, अतीक के बेटे असद अहमद का, झांसी में, तो बहुत सारे लोगों ने इसको सराहा। गोया कि ये एनकाउंटर था, उसकी आलोचना भी हुई। मगर आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, 67% जो एनकाउंटर है ना, वो हिंदुओं के हुए हैं। हिंदू जो गैंगस्टर्स हैं या बदमाश हैं, उनके हुए हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि अतीक अहमद, उसके बेटे की हत्या, उसके भाई की हत्या को लेकर जिस तरह से एक राजनीतिक तौर पर जो बवाल मचाया जा रहा है, वो बड़ा हैरत अंगेज है। इससे पहले आपको, एक दिन पहले की बात है, आदित्य राणा, एक एक वो भी एक अपराधी था, और उस पर भी इनाम था, उसको भी मारा गया, लेकिन उसकी तो कहीं चर्चा नहीं हुई। पर अब क्या हुआ है कि योगी आदित्यनाथ ने आनंद फानन में, लोग भले ही कुछ भी कहें, उन्होंने एक जुडिशियल कमीशन बनाया और एक न्यायिक जांच बैठाई है, जिसके 3 सदस्य हैं, और वो इसकी जांच करेंगे। ठीक। मगर कुछ सवाल ऐसे हैं, वो उठ रहे हैं और वो उठेंगे। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अभिरक्षा में हत्या कैसे हुई, और कितनी आसानी से, जब वो एनकाउंटर हुआ, उसकी टेलीविजन पर भी फुटेज दिखाई गई कि कितने आसानी से वो गोलियां मार रहे हैं, धड़ाधड़ दनादन गोलियां मार रहे हैं, और पुलिस कहीं नजर नहीं आती। इससे भी सवाल उठ रहे हैं। तो आखिर कौन है वो लोग जो इस पूरे षड्यंत्र में, इस साजिश का एक हिस्सा है, उसमें शामिल है? वो कौन से लोग हैं कि अगर अतीक अहमद जिंदा बच जाता तो उनका राज फाश हो जाता, यानी कि वो बेनकाब हो जाते? देखिए, अतीक अहमद का 40 साल का जराइम का करियर है, मतलब अपराध का। 60 साल उसकी उम्र थी, 40 साल उसने अपराध किया। केवल जमीनों पर कब्जे, लोगों को मरवाना, पिटवाना, पुलिस को धौंस देना। अखिलेश यादव को भी धौंस दे चुका था ये, जो अखिलेश यादव आज उसके बचाव में उतरे हैं। मतलब बचाव में क्या, वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। ये अतीक अहमद की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ठीक है, ये आज का नहीं है, 40 साल का करियर है इसका, अपराध का। तो अब कुछ सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि पुलिस अभिरक्षा में कैसे इतना बड़ा मर्डर हो गया भाई। दूसरा ये कि इसके बारे में ये बताया जा रहा था, जो कि पुलिस की चार्जशीट में था, कि इसके आईएसआई से लिंक है, लश्कर ए तैयबा से इसके कनेक्शन है, सीमा पार से इसके हथियार आते हैं। और जिस पिस्टल से मर्डर किया गया,
वो पिस्टल, वो यानी कि जो उमेश पाल की और फिर हत्या की गई, उसमें जो पिस्टल इस्तेमाल की गई, या जो अतीक अहमद की हत्या की गई, उसमें जो पिस्टल इस्तेमाल की गई, वो टर्किश में थी, वो टर्की में बनती है, वो पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान ने इसको यहाँ भेजा, या जो भी हुआ, जैसे भी आई हो, तो उस ये माना जा रहा है कि अतीक अहमद, कहा जा रहा है अतीक अहमद के, ये उसने खुद ही कन्फेस किया था, तो उसके आतंकवादियों से संबंध है, पाकिस्तान की टेररिस्ट तंजीमों से। तो भाई, और दूसरा ही उसका आईएसआई का कनेक्शन है। तो अगर अगर उस शख्स का आईएसआई का कनेक्शन होता, अगर था, तो उसको इतने आसानी से मरने क्यों दिया गया? अमूमन जो आईएसआई के लोग पकड़े जाते हैं, उनको सीक्रेट, हमारी जो खुफिया एजेंसी उनको जो पकड़ती है, पुलिस पकड़ती है, उसको बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है और उससे बहुत पूछताछ होती है। क्योंकि अगर उसको मार दिया जाए तब तो मकसद ही खत्म हो गया ना। अगर उसने कहा ये आईएसआई से मेरे लिंक है, तो उससे तो पूछताछ होनी चाहिए थी गहराई से कि भाई कौन है आईएसआई का हैंडलर जो उसको मदद करता है, पाकिस्तान में, कराची में बैठा हुआ, लाहौर में बैठा हुआ है, कौन है, कौन हथियार भेजता है। तो मजा आता ना ये जानने में, ये जान के बड़ा 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 पाकिस्तान भी बेनकाब होता। तो ये माना जा रहा है कि कहीं इसको आईएसआई ने तो नहीं मरवा दिया भाड़े के शूटरों से, कि वो इसी तरह से, आईएसआई के लोग भी इसी तरह से हत्या करवाते हैं। वो इंडिया में किसी को पकड़ते हैं क्योंकि यहाँ आईएसआई के स्लीपर सेल तो हैं। अब ये देखिए, अतीक अहमद का, अगर मैं कहूँ, वो कहता है आईएसआई से लिंक है, तो मे भी अगर अतीक अहमद से उसकी सीधी बात ना होती हो, तो कोई तो है बीच में उसका जानने वाला, कि जिसके कनेक्शन है कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, वो आईएसआई के संपर्क रहता है, उसी के जरिए हथियार आते हैं। तो ये भी तो पता लगता। अब अतीक अहमद के मरने के बाद ये कैसे पता लगेगा? तो ये जो एक बहुत बड़ा राज था वो दफन हो गया, और उसको चाहे कहने को लवलेश तिवारी और ये सनी और अरुण मौर्य, जो जो तीन लड़के हैं, और ये बहुत साधारण घरों के हैं ये लड़के, और इनके पास ये पिस्तौल कहाँ से आई, जो टर्की की है, टर्की में बनी हुई जिगाना जिसका नाम है पिस्तौल का, वो कहाँ से आई? तो बहुत सारे सवाल इस पर खड़े होते हैं। तो आईएसआई ने अगर इसको मरवाया है तो अलग बात है, लेकिन अगर उसने ये कहा कि आईएसआई से मेरे संबंध है, तब तो उसको बहुत ही सख्ती से पूछताछ उससे होनी चाहिए थी, उसको मरवाते नहीं। मरवाया क्यों गया, मारा गया या मरवाया गया क्यों, उसकी जिस तरह से हत्या कराई गई। देखिए, कुछ सवाल है जो बड़े ही वैलिड है। देखिए, लो प्रोफाइल फैमिली बैकग्राउंड था इनका, और इतने लो प्रोफाइल फैमिली बैकग्राउंड के जो हत्यारे थे, इनको ये इतने महंगे और विदेशी हथियार कहाँ से मिले? पहली बात ये है। ठीक। अच्छा, तीनों अलग अलग शहरों के रहने वाले हैं। ठीक है, एक हमीरपुर का है, एक बांदा का है, एक कासगंज का है, एटा के पास। तो एक साथ बिना साझा लक्ष्य के, मतलब बगैर साझा लक्ष्य होता है ना एक मिला जुला, तो उस साझा लक्ष्य के बगैर कैसे इन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, है ना? तो क्या मास्टरमाइंड कोई और है? कौन है मास्टरमाइंड फिर? ठीक है, ये सवाल है। फिर एफआईआर के मुताबिक हमलावरों ने रेकी के साथ वारदात की थी, तो इसे इंटेलिजेंस की असफलता माना जाएगा। अगर वो रेकी करते रहे इलाकों में, और वो खुफिया एजेंसी की या एलआईयू की, जो कि लोकल इंटेलिजेंस होती है, उसकी नजर में अगर वो नहीं आए, या आईबी की नजर में अगर वो नहीं आए, तो फिर ये इंटेलिजेंस का फेलियर है, सीधी बात। और हत्यारे भले ही पकड़ लिए गए हों, लेकिन पुलिस का सुरक्षा घेरा इतना कमजोर कैसे था कि वे अतीक और अशरफ के नजदीक नहीं पहुंच पाए? मतलब ये भी एक बात है। ये कहा जा रहा है कि जब वो उन पर गोलियां चलाई जा रही थी, तो पुलिस वाले गायब थे। तो ये सारे सवाल उठ रहे हैं, तो इसमें किसका मकसद पूरा होता है? अब देखिए, अतीक अहमद कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं था, माफिया नहीं था। मैं एक आईपीएस का इंटरव्यू सुन रहा था, बहुत पुराने आईपीएस है, राजेश पांडे, उत्तर प्रदेश के। वो कहते हैं कि जब ये किसी जमीन पर कब्जा करता था, तो सिस्टम इसकी मुट्ठी में था। जब ये किसी की जमीन पर कब्जा करता था या किसी को मरवाता था, तो नजदीक के थाने में ये कह देता था पहले ही, थाना प्रभारी से या बड़े अफसरों से, कि सर एक एफआईआर आएगी, उसको मत लेना, वो फर्जी है, वो नकली एफआईआर है, वो झूठा आरोप लगा है। और उसके बाद वो अपना काम कर देता था। तो पुलिस वाले उसकी मुट्ठी में थे, चाहे वो थाना प्रभारी हो, हवलदार हो, चाहे वो बड़ा अफसर हो, ये इसकी मुट्ठी में थे। प्रशासन के बड़े अफसर इसकी मुट्ठी में थे, और नेता भी इसकी मुट्ठी में थे। क्योंकि ये इसका जो पूरा ये
जो ही सांसद बना वो समाजवादी पार्टी से बना। समाजवादी पार्टी पर सबसे ज्यादा सवाल है। जिन अखिलेश यादव का दिल आज इतना धड़क रहा है अतीक अहमद के लिए, तो मुलायम सिंह यादव के जो लखते जिगर हैं, जो उनकी विरासत संभाल रहे हैं, जो जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना वो बयान दे रहे हैं, तो आखिर ये तड़प किस लिए है? दूसरी बात ये है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना शुरू किया, असद का एनकाउंटर जिस तरह से किया, बड़ी खुशी थी कि मारा गया है। लेकिन कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की खराब दिखाने के लिए कि देखिए ये जो घटना हुई है, इससे तो एक मैसेज ये गया है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। तो इससे योगी आदित्यनाथ की जो छवि पर असर पड़ रहा है, इसके पीछे कौन है? कौन है? क्या वो पार्टी के अंदर के ही लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ से खार खाए हुए हैं बहुत लंबे समय से, विरोधी लोग उनके? क्या उन लोगों ने एक कॉन्स्पेरेसी की है? क्या ये समाजवादी पार्टी के उन नेताओं से या किसी भी पार्टी के नेता की मिली भगत है जिसने इस हत्या में कहीं ना कहीं कोई बहुत षड्यंत्र रचा है? और उसे ये डर लग रहा था कि अगर अतीक अहमद जिंदा रहा तो वो इस पूरे मतलब मीडिया में, जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर है, ये वो बिल्कुल नंगे हो जाएंगे, वो बेनकाब हो जाएंगे। उनका असली चेहरा लोग देख लेंगे कि ये अतीक अहमद को पालने पोसने वाले, उसको सपोर्ट करने वाले सिस्टम के अंदर से ये कौन लोग हैं, ये पता लग जाता। क्या वो पुलिस के लोग हैं, पुलिस के वो पूर्व आईपीएस और कुछ अफसर हैं जो रिटायर हो चुके हैं, या जो वर्तमान में सर्विंग है? कुछ ऐसे चेहरे हैं कि जिनका निश्चित रूप से उसको सपोर्ट मिलता था, वरना इतना ऐसा कुछ नहीं होता। इतना कोई कितना भी बड़ा गैंगस्टर हो, और देखिए 100 से ज्यादा केस दर्ज उस पर थे, 100 से ज्यादा। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने शिकंजा कसना शुरू किया, उससे पहले तो उनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। और योगी आदित्यनाथ ने कहा था जब उमेश पाल का मर्डर हुआ, राजू पाल के गवाह का, तो उन्होंने कह दिया था कि मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं मिट्टी में मिला दूंगा, और मिट्टी में उन्होंने मिला। लेकिन बस जब अतीक अहमद का और उसके भाई अशरफ का मर्डर होता है, तो फिर ये इस इरादे से होता है, इस नापाक इरादे से होता है कि इससे योगी आदित्यनाथ को बदनाम किया जा सके। आज सारा मीडिया जो है, बहुत सारे मीडिया के जो टीवी चैनल और ये सब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है, ये है वो है। भैया तो सही है, लेकिन ये हुआ क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो आईएसआई का आदमी था तो फिर उसको इस तरह से नहीं मारा जाता, इस तरह से नहीं मारा जाता। उसको तो बहुत ही बढ़िया सिक्योरिटी दी जाती और उससे फिर गहनता से पूछताछ होती, ताकि पाकिस्तान की दुनिया में बेनकाब होता। लेकिन ये बहुत बड़ा एक रहस्य है। और ये रहस्य, अब देखिए उनसे पूछताछ तो हो रही है, जो शूटर हैं, जो 3 शूटर हैं जिन्होंने गोली मारी अतीक अहमद को, उनसे पूछताछ तो हो रही है। लेकिन वो क्या बताते हैं? वो जो बता रहे हैं वो सही बात बताते हैं, नहीं बताते हैं, ये भी देखने वाली बात है। न्यायिक आयोग गठित कर दिया गया है, वो कब अपनी रिपोर्ट देगा? तो देखिए, हम भी देखते हैं, आप भी देखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।